हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एंड सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बात करें हम आज न्यू टॉपिक कार्यपालिका मंत्रिमंडल यानी एग्जीक्यूटिव कैबिनेट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम अमेरिकन मंत्रिमंडल का निर्माण और राष्ट्रपति एवं कांग्रेस से संबंध के विषय में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कार्यपालिका मंत्रिमंडल किस विषय पर जो है कार्यरत है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि मंत्रिमंडल का जन्म। देखिए, आखिर ओरिजिन ऑफ द कैबिनेट हुआ कैसे। कहते हैं अगर राष्ट्रपति वहाँ देखा जाए अमेरिका में तो कैबिनेट की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मंत्रिमंडल का नाम का कोई संस्था स्थापित नहीं की गई है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि अमेरिका में मंत्रिमंडल व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी जन्म संवैधानिक है। यह प्रथाओं पर आधारित है और संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। संविधान निर्माताओं का विचार था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किसी प्रकार का परिषद होनी आवश्यक है, परंतु इसके संबंध में कोई अंतिम निर्णय न हो सका। सबसे पहले तो यह समझ आने लगा कि राष्ट्रपति को जो है सीनेट एक सलाहकारी परिषद की तरह सलाह देगी, क्योंकि उसे उस समय से कुल जो है 26 सदस्य थे। प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने सीनेट से एक सलाहकारी परिषद की तरह सहायता लेने का प्रयत्न भी किया, परंतु वो असफल ही हुए। इसके पश्चात राष्ट्रपति ने अपने कार्यकारी विभागों के मुखियाओं से सलाह लेना आरंभ कर दी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी विभागों के मुखियाओं से जो आवश्यकता पड़ने पर लिखित रूप से सलाह ले सकता है। यद्यपि संविधान के अनुसार विभागों के मुखिया केवल अपनी ओर से राष्ट्रपति को लिखित सलाह भी दे सकता है, परंतु राष्ट्रपति वाशिंगटन ने विभागों के मुखिया को सभाएं बुलानी आरंभ कर दी, जिनकी वह सलाह लेते थे, और यह मंत्रिमंडल बन गया। और इस प्रकार अमेरिकन मंत्रिमंडल का जन्म इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की तरह ही हुआ। मंत्रिमंडल की संस्था राष्ट्रपति की देन है। इसका संगठन किसी संवैधानिक कानून पर आधारित नहीं है और राष्ट्रपति जब चाहे इसको समाप्त भी कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्रिमंडल का जन्म हुआ, और ये मंत्रिमंडल कहते हैं अमेरिका में न होते हुए भी जो है मंत्रिमंडल का संगठन किया गया। यदि बात यहाँ पर हम अगर करें मंत्रिमंडल की संगठन की, तो कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द कैबिनेट की बात यही कि जॉर्ज वाशिंगटन ने जो है मंत्रिमंडल में केवल 4 सदस्य थे, क्योंकि उस समय संघीय सरकार में केवल 4 भाग ही थे। वे थे विदेश संबंधी, खजाने, युद्ध और न्याय के विभाग। जैसे जैसे विभागों की संख्या बढ़ती गई, उसी प्रकार मंत्रिमंडल के सदस्य भी बढ़ते हुए राष्ट्रपति जो बिडेन
ने जनवरी 2021 में मंत्रिमंडल का निर्माण भी किया। बिडेन जो थे वो 2021 में मंत्रिमंडल का निर्माण किया, जिनमें उन्होंने बहुत लोगों को जो है इसमें सम्मिलित किया, जिसमें विदेशी संस्था का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वित्त सचिव हुए, प्रतिरक्षा सचिव हुए, अटॉर्नी जनरल हुए, गृह मंत्री हुए, कृषि मंत्री हुए, व्यापार मंत्री, श्रम मंत्री, स्वास्थ्य और भलाई मंत्री, भवन और नगर विकास मंत्री, परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, शिक्षा मंत्री, वायु वृद्धि विषय से संबंधी मंत्री। तो जो इन ऊपर बताए गए विभागों के मुखिया के अतिरिक्त राष्ट्रपति और भी कई व्यक्तियों को मंत्रिमंडल की बैठक में बुला सकता है, और कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की प्रबंधन कमिश्नरों को, सभापतियों आदि को सम्मिलित भी कर सकता है। तो इसका जो है 2021 में, जनवरी 2021 में जो है वार्डन जो बने हैं राष्ट्रपति, तो उनका श्रेय जाता है कि इन्होंने 14 विभागों को सम्मिलित किया है, और ये सारे विभागों से वो जो है मंत्रालय करते हैं और विचार विमर्श लेते हैं। यहाँ पर बात आती है मंत्रिमंडल की नियुक्ति की। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट, तो ये किस प्रकार होती है। अमेरिका में मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उन पर सीनेट की स्वीकृति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित व्यक्तियों को जो है सीनेट प्रायः स्वीकृति दे देती है, क्योंकि यह समझा जाता है कि अच्छे शासन के लिए राष्ट्रपति को अपने सलाहकारों का चुनाव करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब कभी सीनेट ने किसी नियुक्ति को अस्वीकार किया है तो केवल इसलिए कि उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता है या किसी तरह से जो है कलंकित होती है। यद्यपि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिमंडल बनाने में स्वतंत्र है, परंतु उसको कोई बात का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कई बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे उसके यह ध्यान रखना पड़ता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी भागों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है। उसे अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को भी लेना पड़ता है। वो यह देखता है कि मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे सदस्य हों जिनके कांग्रेस पर प्रभाव भी हो। यदि बात यहाँ पर हम करें कार्यकाल का, तो कहते हैं टर्म अमेरिका के मंत्रिमंडल सदस्य की अवधि निश्चित नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न या ड्यूरिंग टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के कार्य से संतुष्ट रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा सकता है और जब चाहे उसको विभाग को भी बदल भी सकता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से जो है उत्तरदायी होते हैं। अगर वेतन की बात करें तो मंत्री को सचिव कहा जाता है और उन्हें वार्षिक वेतन मिलती है। अगर बात यहाँ करें मंत्रिमंडल की बैठक की, तो कहते हैं मीटिंग ऑफ द कैबिनेट अमेरिका में मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में प्रायः एक बार ही होती है, और मंत्रिमंडल की बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और राष्ट्रपति उसकी बैठक की अध्यक्षता भी करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिमंडल की बैठक भी बुला सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में केवल उन्हीं विषय पर विचार किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा उनसे सामने रखे जाते हैं। निर्णय मंत्रिमंडल के बहुमत से नहीं किए जाते हैं। मंत्रिमंडल में वही निर्णय होता है जो राष्ट्रपति चाहता है। राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं हो सकता है। ये भी यहाँ पर प्रावधान बनाई गई है। यदि बात करें मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति की, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमने जैसे ऊपर कहा है कि अमेरिका जो है मंत्रिमंडल के जो है राष्ट्रपति का ही श्रम है। वास्तव में अमेरिकन मंत्रिमंडल कहना ही गलत शब्दों का प्रयोग करना है। यह केवल राष्ट्रपति के सलाहकार परिषद होते हैं। मंत्री राष्ट्रपति की सलाह ही नहीं अतुल अधीनस्थ होते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों का जो है परामर्श केवल इसीलिए लेता है कि वह अपने विचारों से बातचीत के द्वारा अधिक स्पष्ट कर सके। उसकी यह अपनी इच्छा है कि वह उनके परामर्श पर चले या न चले। यह भी उसकी इच्छा पर है कि वह उसकी सलाह ले या न ले। मंत्रिमंडल की बैठक में किस बात पर विचार होना है, इस बात का निर्णय भी राष्ट्रपति ही करता है। इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की तरह साझा निर्णय की संभावना नहीं होती है। साधारण किसी विषय के संबंध में वोट नहीं ली जाती और न ही दिए जाते हैं। बहुमत का निर्णय नहीं होती। अतुल वही निर्णय होता है जो राष्ट्रपति चाहता है। कहते हैं अगर मंत्रिमंडल की बैठक के पश्चात लिंकन ने एक बात कहा था कि 7 नहीं 1 सही और निर्णय सही नहीं पक्ष में होता है, यानी 7 nails one as I have it। इसलिए मंत्रिमंडल में एक ही मत का मूल्य है, वह है राष्ट्रपति का मत का। कोई बार राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल का परामर्श लिए बिना नीति के संबंध में बड़े बड़े निर्णय कर लेता है
और मंत्रियों को इसका ज्ञान साधारण नागरिकों की तरह जो है समाचार पत्रों से ही मिलती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति विल्सन ने जो अपना युद्ध संदेश दिया था उसे उन्हें अपने मंत्रिमंडल को पढ़कर नहीं सुनाया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मंत्रिमंडल के लोग उनमें किसी संशोधन की बात करें। अमेरिका का मंत्रिमंडल न कोई सामूहिक निर्णय करता है और न ही सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। यदि कोई मंत्री राष्ट्रपति के साथ मुकाबला करना चाहे तो उसके पास केवल एक ही रास्ता है कि वह त्यागपत्र दे दे। अप्रैल 1980 में अमेरिकन राष्ट्रपति ईरान से अमेरिकी बंधकों को रिहा करने के लिए कार्रवाई की जो विफल रही, जिस पर विदेश मंत्री साइरस बोस ने त्यागपत्र दिया, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति की यह कार्रवाई पसंद नहीं थी। राज्य प्रबंधन का सारा दायित्व जो है केवल राष्ट्रपति पर ही होता है। यदि राष्ट्र प्रबंधन अच्छा है तो राष्ट्रपति की ही होगी, और यह राज्य के प्रबंधन बुरा होगा तो बुरा राष्ट्रपति ही होगा। यानी सारे कार्य जो है राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ही घूमता है। यदि बात यहाँ पर करें किचन कैबिनेट की तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के मंत्रिमंडल के संबंध में यह कहा जाता है कि संस्था अमेरिका के सबसे असफल संस्था है। इसमें प्रोफेसर लस्की का कहना है कि अमेरिकन संघ की संस्थाओं में अमेरिकन मंत्रिमंडल सबसे कम सफल संस्था है। उसका स्थान वही है जो अमेरिकन राष्ट्रपति उसे प्रदान करता है, और राष्ट्रपति कभी भी उसे महत्वपूर्ण बनाना पसंद नहीं करता है। इसमें मनोरंजन ने कहना है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठक द्वारा विभिन्न विभागों को आपसी मतभेदों को समाप्त करता है और उसके परस्पर संयोग से ही वृद्धि करता है। इसका मान कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करता है तो वह मंत्रिमंडल पर इतना भरोसा नहीं करता जितना कि वह अपने मित्रों और सलाहकारों पर करता है। राष्ट्रपति अपने मित्रों पर भरोसा इस कारण नहीं करता है क्योंकि मंत्रिमंडल के समय कई भिन्न भिन्न पक्षों के चुप कराने के लिए वह ऐसे व्यक्तियों को मंत्री लेना पड़ता है जिसको वह पहले कभी जानता भी नहीं होता है। राष्ट्रपति विल्सन अपने मंत्रिमंडल से अधिक कर्नल्स हाउस के प्रभाव को नीचे थे। राष्ट्रपति जैक्सन के अपने भरोसे योग्य परामर्शदाता जिनके किचन कैबिनेट का नाम दिया गया था, इस प्रकार के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी जो है मंत्रिमंडल अपने निजी मित्रों जिनको वह अपना ट्रस्ट कहते थे पर भरोसा किया करते थे। इसलिए इसे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति क्या मंत्रिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक मशीनरी में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। राष्ट्रपति विल्सन अपने मंत्रियों को एक संदेश ले जाने वाले लड़कों की तरह प्रयोग करते हैं, परंतु यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति व मंत्रियों का आपसी संबंध इस बात पर आधारित है कि राष्ट्रपति की पदवी पर किस प्रकार का व्यक्ति बैठा है। यदि इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति शुभ चरित्र, मस्तिष्क और मन पर व्यक्तित्व है तो जो है मंत्री केवल उसी की सलाह ही रहेगा, परंतु यदि वह दुर्बल व्यक्ति का स्वामी है तो मंत्री उसका नेतृत्व करेगा। जैसे राष्ट्रपति जो है जॉन हावर्ड के मंत्रिमंडल के बीच डॉलर्स के बहुत प्रभाव प्राप्त हुआ था। अंततः वह राष्ट्रपति स्वयं ही शक्तिशाली है, उनका मंत्रिमंडल भी शक्तिहीन ही होगी। यदि बात किया जाए यहाँ पर मंत्रिमंडल तथा कांग्रेस की तो अमेरिका में अध्यक्षता शासन प्रणाली होने के कारण मंत्रिमंडल का कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष समीप का संबंध नहीं है। मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते और न ही वे कांग्रेस के बैठक में भाग लेते हैं तथा बिल पेश करते हैं। मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते और कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल अथवा मंत्री को नहीं हटा सकती है। यद्यपि मंत्रिमंडल और कांग्रेस को गहरा संबंध नहीं पाया जाता है, परंतु इन दिनों का व्यवहार में जो है संबंध में जो इस प्रकार है। कांग्रेस को कार्यपालिका में शासन के बारे में जो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और मंत्री कांग्रेस की समितियों की सामने उपस्थित होकर विभिन्न बिलों पर सामने विचार अपना प्रकट कर सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। इसमें बात आता है कि कांग्रेस में पेश किए जाने वाले अधिकांश बिल कार्यकारिणी विभागों के सहयोग से ही तैयार किए जाते हैं। कांग्रेस को वित्तीय संबंधी सूचना देना वित्त विभाग का कार्य होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है सीनेट की स्वीकृति से ही की जाती है। आजकल जो है राजनीतिक दल कांग्रेस और मंत्रिमंडल में जो है संपर्क स्थापित करते हैं और उनके गतिरोधों के दूर करने की भी प्रयत्न सदैव करते रहते हैं। बात यहाँ किया जाए मंत्रिमंडल की स्थिति की तो पोजीशन ऑफ द कैबिनेट, तो कहते हैं अमेरिका में मंत्रिमंडल की स्थिति बहुत कमज़ोर है और मंत्रिमंडल केवल एक सलाहकारी परिषद है और इसकी सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। यानी देखा जाए तो अमेरिका में कोई मंत्रिमंडल नहीं है, ये तो सिर्फ नाम मात्र का मंत्रिमंडल बनाया गया है
जिसमें जो है सलाह मानना न मानना राष्ट्रपति पे जो है निर्भर करता है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं और राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रियों को हटा भी सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का नेता न होकर उसको बॉस है। इसमें जो है लास्की ने ठीक ही कहा था कि राष्ट्रीय विभागों के जो है निर्णय अपीली न्यायालय है। द प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट अपील फ्रॉम द डिसअपॉइंटेड ऑफ डिसीजंस। वास्तव में उन्हें मंत्रिमंडल के नाम से पुकारना भी उचित नहीं है, क्योंकि उनको मंत्रिमंडल भी कहना सही नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल वाला कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं होता है। वह हर दृष्टि से राष्ट्रपति के परिवार के समान ही माना जाता है। यानी टरस का कहना है कि मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति की इच्छा से होती है और यह संस्था किसी कानून या संविधान पर आधारित नहीं बल्कि प्रथा पर खड़ी है। राष्ट्रपति चाहे इसे समाप्त भी कर सकता है। राष्ट्रपति ग्रस्त अपने जो है मंत्रियों को सलाहक के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये सारी बातें बहुत ही विचित्र और बहुत ही अजीब है, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट न होने के पश्चात भी कैबिनेट का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि सारा जो है निर्णय राष्ट्रपति स्वयं ही करता है। तो मंत्रिमंडल का होना या न होना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बात हम यहाँ पर करें अमेरिकन मंत्रिमंडल की ब्रिटिश मंत्रिमंडल से तुलना, तो देखिए अगर आप तुलना करना चाहोगे तो तुलना में भी बहुत बात सामने नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका के मंत्रिमंडल सिर्फ नाम मात्र का है। लेकिन अगर ब्रिटेन की हम मंत्री की तुलना करें तो ब्रिटेन की मंत्रिमंडल जो है भारत की तरह ही है, जहाँ पर वहाँ पर सलाह मशवरा ली जाती है और एक दूसरे से विचार विमर्श और सारी शक्तियाँ भी प्राप्त है। कहते हैं अमेरिकन और ब्रिटेन की तुलना किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में यदि तुलना की जाए तो इसमें सबसे बड़े अंतर दिखाई पड़ेंगे। केवल एक पक्ष से ही दोनों एक जैसे हैं। दोनों का जन्म किसी संवैधानिक कानून द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ये दोनों प्रथाओं पर आधारित है। अमेरिका के संविधान में केवल इतना ही कहा जाता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकालिक विभागों के मुखिया से लिखित परामर्श ले सकता है। इसमें मंत्रिमंडल जैसे संस्था का कोई वर्णन नहीं किया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल भी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का ही उपज है, न कि संवैधानिक कानून का। इस समानता के अतिरिक्त दोनों और भी समानताएं नहीं हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला समानता जो है। सबसे पहले तो आता है व्यवस्थापिक के साथ संबंध, यानी रिलेशन विद द रिलेटिव्स, यानी व्यवस्थापिक के साथ संबंध। तो इंग्लैंड में जो अगर देखा जाए संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण मंत्रिमंडल सदन में जो है घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है संसद के सदस्य होते हैं और संसद में बिल पेश करते हैं, इससे वार्तालाप में भाग भी लेते हैं। वास्तव में मंत्रिमंडल संसद का केवल नेतृत्व ही नहीं करता है, तो उस पर जो है नियंत्रण भी रखता है। मंत्रिमंडल संसद के से जो चाहे करवा सकता है। दूसरी ओर अमेरिका में अध्यक्षता शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो कि शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसलिए राष्ट्रपति और उसकी मंत्री कांग्रेस के किसी सदन के सदस्य नहीं बन सकते। वो कांग्रेस के किसी सदन में भी नहीं बोल सकते हैं और न ही वार्तालाप में भाग भी ले सकते हैं और न ही बिल पेश कर सकते हैं। अमेरिका में मंत्रिमंडल कांग्रेस के बिल्कुल ही अलग है। यदि बात यहाँ पर करें दूसरी पॉइंट की, तो कहते हैं राजनीतिक विचारों में एकता के विरुद्ध विभिन्नता। यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल का यह मुख्य लक्ष्य है कि इसके प्राथमिक विचार एक जैसे होंगे, अर्थात उनमें विचार की जो है एक सारता होती है। साधारणतः मंत्रिमंडल में केवल एक ही राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले सदस्य होते हैं। केवल संकट के समय ही मिश्रित सरकार बनाई जाती है, जब भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य के मंत्रिमंडल सम्मिलित किया जाता है। जैसे भारत में भी आप देखोगे कि मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं कैबिनेट के, और जो है वो जिसकी सरकार होती है उसी में से चुना जाता है और उसको प्रधानमंत्री चुनता है और प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री ही सलाह मशवरा से आगे चलाता है। तो ये भारत का भी अलग है। कहते हैं इसके विरुद्ध अमेरिका में राजनीतिक विचारों में एकता के स्थान पर विभिन्नता होती है। यह कई बार हुआ है कि राष्ट्रपति दूसरी पार्टी के सदस्यों को मंत्री बना लेता है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो स्वयं जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, अपने मंत्रिमंडल के 2 रिपब्लिकन रखे, चाहे वो विरोधी दल के सदस्य ही थे। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। अगली बात आती है सामूहिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। यानी द ब्रिटिश कैबिनेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अमेरिकन कैबिनेट बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार कार्य करते हैं और मंत्रिमंडल एक टीम के समान होता है, जिसके सदस्य सामूहिक रूप से संसद के आगे उत्तरदायी होते हैं। देश के राज्य प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल ही करता है और प्रत्येक सदस्य इसके उत्तरदायी होते हैं। ये होता है ब्रिटिश में। यदि संसद में एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो तो सारा
सारा मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देता है। परंतु अमेरिकन मंत्रिमंडल में ऐसा कोई भी लक्षण नहीं देखने को मिलता है। कहते लस्की ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका में मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल से जिनमें सामूहिक उत्तरदायित्व का लक्षण है जैसे कि संस्था नहीं है। यह विभाग के अध्यक्षों का समूह है जो राष्ट्रपति की आज्ञाओं के लागू करता है और इसके प्रति ही उत्तरदायी भी होता है। अमेरिका में मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति जब चाहे किसी मंत्री को हटा सकता है और मंत्री किसी भी प्रबंध विषय पर सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। राष्ट्रपति हार्डिंग के पद काल में 3 मंत्री भ्रष्टाचार में सम्मिलित, जिनमें से एक को जेल जाना पड़ा, परंतु दूसरे मंत्रियों को इस कार्य में अपना कोई उत्तरदायित्व अनुभव नहीं किया। राष्ट्रपति दूसरे सभी मंत्रियों को अपने पद से पर रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल था। उसके पश्चात आता है हमारा मंत्रिमंडल के अपने मुखिया के साथ संबंध। देखिए मंत्रिमंडल के मुखिया के साथ क्या संबंध है। अमेरिकन और ब्रिटेन मंत्रिमंडल के बीच इस आधार पर बड़ा अंतर है कि अमेरिकन मंत्रियों का संबंध केवल राष्ट्रपति के साथ ही है। इसके विपरीत ब्रिटिश मंत्रियों का प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल ही विभिन्न प्रकार का संबंध है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने सरकारी परिवार रूपी मंत्रिमंडल के पिता समान है। मंत्री उसके अधीन कर्मचारी हैं जो कि अधिक से अधिक सलाहकार और कम से कम दफ्तरी चपरासी बन सकते हैं। अमेरिकन मंत्रिमंडल का लगभग वही स्थान है जो इंग्लैंड के कार्यकारी विभागों में स्थायी सचिव का होता है। कोई मंत्री चाहे कितना भी समझदार क्यों न हो, वह राष्ट्रपति से बहुत नीचे रहता है। उसका राष्ट्रपति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह लिंकन की कही हुई इस बात से स्पष्ट होती है कि 7 नहीं 1 सही और 1 से पक्ष में निर्णय होता है। यानी 7 का कोई यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, सिर्फ 1 का ही निर्णय को महत्व दिया जाता है। अर्थात मंत्रिमंडल का निर्णय केवल राष्ट्रपति के निर्णय से होती है, परंतु ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का नेता होता है, मालिक नहीं। वह टीम का कप्तान होता है जो कि टीम का नेतृत्व करता है। यदि उसके स्थान की अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तुलना किया जाए तो प्रधानमंत्री को केवल समान में से ही पहला कहा जा सकता है। मंत्री उसके साथी होते हैं और अधीनस्थ कर्मचारी नहीं। कई मंत्री अपने बल के कारण मंत्री बनते हैं क्योंकि उनका अपने राजनीतिक दल में बड़ा प्रभाव होता है। इंग्लैंड के मंत्रिमंडल के निर्णय प्रधानमंत्री के नहीं अतुल सामूहिक मंत्रिमंडल के होते हैं। तो इंग्लैंड और अमेरिका के मंत्रिमंडल में बहुत ही बड़ा अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। यदि बात यहाँ पर करें मंत्रियों की नियुक्तियों में अंतर, तो इंग्लैंड की मंत्री उस समय इस पद पर पहुंच जाता है जब उसके दीर्घ संसदीय अनुभव हो जाए। कहते हैं जनता अपने दल का सबसे विश्वसनीय बन गया हो, इसलिए ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में स्थान लेना एक अच्छे राजनीतिक जीवन के द्वारा प्राप्त की गई इनाम के समान है। ब्रिटिश मंत्रियों को यह भी आशा होती है कि यदि उसका भाग्य अच्छा हुआ तो वह एक दिन प्रधानमंत्री भी बन सकता है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में उन व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है जिन्हें विधान पालिका या प्रबंधक मशीनरी का कोई अनुभव नहीं होता है और उनके संबंध में कभी सुना भी नहीं होता है। कभी भी कोई मंत्री यह आशा नहीं कर सकता है कि वह कभी संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकेगा। लगभग सारे राष्ट्रपति आरंभ में सीनेट के सदस्य हो रह चुके होते हैं, इसलिए योग्य और निश्चित के पक्के नेता सीनेट के सदस्य बनना पसंद करते हैं, न कि मंत्रिमंडल का। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है वहाँ के लिए। यदि बात करें यहाँ पर कार्यकाल की, तो कहते हैं अमेरिका में मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रियों को हटा सकता है, परंतु इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का कार्यकाल कॉमन सदन पर निर्भर करता है। मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे कॉमन सदन का विश्वास प्राप्त रहे। कॉमन सदन अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को पदस्थ कर सकता है। तो ये बहुत डिफरेंस है अमेरिका और इंग्लैंड के मंत्रिपरिषद का। अब हम देखें स्थिति, तो कहते हैं अमेरिकन मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल के मुकाबले में बहुत ही शक्तिहीन है। अमेरिकन मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाह देने वाली संस्था से अधिक कुछ भी नहीं है, यानी सलाह भी दी जाती है लेकिन सलाह का कोई महत्व भी नहीं रहता है। राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल की सलाह ले सकता है या न भी ले सके। यदि वह सलाह लेता है तो उस सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। अमेरिकन मंत्री राष्ट्रपति के निजी सहायक से अधिक कुछ नहीं होता है। वह ऐसे सहयोगी नहीं है जिसके साथ मिलकर या जिनका समर्थन पाकर राष्ट्रपति कार्य करता हो। परंतु ब्रिटिश मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका न कि सलाहकारी परिषद होता है। इंग्लैंड में शासन चलाने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है। राजा नाम मात्र का ही शासक और प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से शासन नहीं चला सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता न
की बॉस होता है। प्रधानमंत्री को अन्य महत्वपूर्ण नेता के साथ लेकर चलना पड़ता है और शासन की नीति मंत्रिमंडल के द्वारा जो है निश्चित की जाती है और मंत्रिमंडल के निर्णय यदि हो सके तो सर्वसम्मति से जो है अथवा बहुमत से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का कॉमन सदन में बहुत महत्वपूर्ण बहुमत होता है, जिस कारण अधिकांश कानून उसके इच्छानुसार ही आगे बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। अगर यहाँ बात करें निष्कर्षण का, कंक्लूजन का, तो एक बात तो साफ हो गया है कि अमेरिका और इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की तुलना स्पष्ट है कि अमेरिकन मंत्रिमंडल के वास्तव में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। अमेरिकन मंत्रिमंडल की वास्तविक स्थिति एक संतरी की हैसियत से है, जबकि इंग्लैंड का मंत्री काफ़ी शक्तिशाली होती है। अमेरिका में मंत्रिमंडल का अस्तित्व उसकी शक्ति या महत्व राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, परंतु ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सलाहकारी संस्था न होकर एक वास्तविक शासक है। निस्संदेह अमेरिकन संविधान में मंत्री की आवाज़ बड़ी ही धीमी है, जो सुनाई दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें ओगन ने साफ शब्दों में कहा था कि मंत्रियों को यह समझ लेना चाहिए कि उसे सदैव राष्ट्रपति की छाया में ही रहना है, यानी अ कैबिनेट ऑफिसर मस्ट बी अज्यूम दैट इज विल बी लाइव देयर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ शैडो। यानी अमेरिका मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मुकाबला नहीं कर सकता और कहीं भी आमने सामने खड़ा होने के जो है बाध्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका का जो मंत्रिमंडल है राष्ट्रपति के आश्रय पर चलती है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के रूप चलाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के ही इच्छाओं पर निर्भर भी है। लेकिन इनकी इच्छा ये होती है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक माननीय गण होते हैं और किसी न किसी राज्य से चुने हुए सदस्य होते हैं और उनको जो है महत्वपूर्ण तभी पद ये मंत्रिमंडल में मिलता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं। अमेरिका में जैसे मर्जी व्यक्तियों को जो है मंत्रिमंडल के सदस्य बनाया जा सकता है और जब चाहे हटाया भी जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है कैबिनेट ख़त्म हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी और काफ़ी कुछ हमें समझने को मिला है। अगर आपको समझ में आया है तो आपको दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का अग्रसर करना है, क्योंकि सिर्फ आपको समझ आने से हमारा देश या कोई विश्व नहीं बदलेगा। जब तक दूसरे बच्चे भी इसको अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, अच्छे से नहीं समझ लेते, तो उनका जो है कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन त्रिपाठी सेंटर एक ही विश्वास के साथ आपके लिए वीडियो बना रहा है कि आप इसको जितना हो सकता है ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितना हो सकता है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाठी स्टडी सेंटर का हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो आपको कुछ भी इसके लिए नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाठी स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाठी लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाठी स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।